पृथ्वी पर जो पठार है, पहाड़ है, मैदान है, नदियां हैं, है ना, तरह तरह की मिट्टियां हैं, विभिन्न जलवायु हैं, भूकंप है, ज्वालामुखी है, सब कुछ के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब मैंने दूसरा कहा मानव के निवास के रूप में, तो चूंकि मानव पृथ्वी पर ही रहता है और मानव खुद पर्यावरण को प्रभावित करता है और वह पर्यावरण से भी प्रभावित होता है, इसलिए इसका भी अध्ययन जो है किसमें किया जाता है, ज्योग्राफी में किया जाता है, जो ज्योग्राफी का एक भाग है, एक प्रकार है। यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो है हमारा एक जो है यही चीज लिखा हुआ है यहां पर, आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो आपका जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ बच्चों आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, तो आप एप्लीकेशन पे जाना क्लास के बाद, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये जो हमारी बुक है, आपको जैसे मैंने बता दिया, भारत भौतिक पर्यावरण, है ना, इसके टोटल 6 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर है हमारे पास भारत स्थिति, यानी कि भारत की लोकेशन कहाँ है इस ग्लोब पर। ये जो हमारा ग्लोब है, यहाँ पर भारत कहाँ पर अवस्थित है। तो जब आप एशिया की तरफ आएंगे तो ये हमारा प्यारा भारत आपको नजर आएगा। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये हमारा प्यारा भारत है। तो ये भारत जो है एशिया में कहाँ है, ग्लोब पर कहाँ स्थित है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है, पश्चिम में है, क्योंकि अभी तो आपको गोल गोल पता चल रहा होगा, पता नहीं कहाँ उत्तर में, दक्षिण में। अभी जस्ट मैं क्लियर कर दूंगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि यह है कहाँ। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ज्योग्राफी जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना, है ना। ग्राफोस का मतलब क्या हुआ, वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन या मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, ज्योग्राफी या भूगोल कहलाता है। वहीं इस शब्द के प्रतिपादक कौन थे, इरेटोस्थनीज साहब थे, जो कहाँ के रहने वाले थे, ग्रीक के रहने वाले थे। कहाँ के, ग्रीक के रहने वाले थे। क्लियर, आई होप सो क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, लेकिन भूगोल के जो पिता है ना, कहाँ गया, जस्ट वेट, ये जो है भूगोल के जो पिता है वो किनको कहा जाता है, भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज को नहीं कहा जाता है, भूगोल के पिता अलग हो गए। अब कहिएगा सर ये कैसे पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है, ये बहुत आसानी से पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। भूगोल के पिता, भूगोल के पिता जो कहा जाता है वह हिकेटियस साहब को कहा जाता है। किनको, हिकेटियस, हिकेटियस साहब को कहा जाता है, जो कहां के रहने वाले हैं, थे कहां के, तुर्की के रहने वाले थे, है ना, तुर्की के रहने वाले थे। तो हिकेटियस साहब को भूगोल का पिता क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि हिकेटियस साहब ने सबसे पहली बार पृथ्वी का व्याख्यात्मक विवरण या पृथ्वी का क्रमवार विवरण प्रस्तुत किया था। क्या दिया था, पृथ्वी का क्रमवार विवरण, क्या दिया था उन्होंने, पृथ्वी का क्रमवार विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया था, या क्रमबद्ध विवरण, या तो क्रमवार से ज्यादा अच्छा क्या होगा, क्रमबद्ध हो जाएगा, ज्यादा बेटर होगा। क्या हो जाएगा, क्रमबद्ध विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो अपने क्रमबद्ध विवरण में, ये जो 2 शब्द लिखा हुआ है, अपने क्रमबद्ध विवरण में उन्होंने क्या चीजें बताई थी। ऐसा हो सकता है ना, उन्होंने कुछ तो बताया होगा। तो क्रमबद्ध विवरण में उन्होंने 2 बातें बताई थी। पहली बात उन्होंने बताया था, भूमध्य सागर का एक विस्तृत विवरण बताया था। किसका, भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का विस्तृत विवरण, भूमध्य सागर का उन्होंने क्या दिया था, विस्तृत विवरण दिया था। और दूसरी बात उन्होंने क्या बताई थी, विश्व के जो तटीय क्षेत्र हैं, है ना, विश्व का तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण उन्होंने प्रस्तुत किया था, है ना, सर्वेक्षण उन्होंने प्रस्तुत किया था। अब आप कह सकते हैं कि सर ये सब उन्होंने कहाँ किया, सर्वेक्षण उन्होंने कहाँ पर प्रस्तुत किया, कहाँ पर उन्होंने भूमध्य सागर का विस्तृत विवरण दिया था। ऐसा कोई मंच था क्या, कहीं पर मीटिंग हो रही थी, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कोई सम्मेलन था, तो नहीं बच्चों। कहाँ दिया था उन्होंने, इनकी एक किताब थी, है ना, हिकेटियस साहब की एक किताब थी, एक बुक थी इनकी, जिसका नाम क्या था, एक बुक था जिसका नाम क्या था, जस पीरियड्स। क्या नाम था, जस पीरियड्स नाम था। और इसी किताब में उन्होंने पृथ्वी का
पूरा क्रमवार विवरण मौजूद दिखाया था, जिसमें उन्होंने भूमध्य सागर का विस्तृत विवरण बताया और विश्व का तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण उन्होंने किया था। आई होप सो क्लियर होगा यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गई। पूछेगा भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, क्या कहेंगे आप? हिकेटियस को कहा जाता है। कहाँ के रहने वाले थे? तुर्की के। हिकेटियस के बुक का क्या नाम था जो उनके द्वारा लिखा गया? जस पीरियड्स नाम था। क्या नाम था? जस पीरियड्स। उन्होंने, आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपके पास ये औचित्य, ये होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्यों हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। कारण है, उन्होंने पृथ्वी का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया और विवरण में क्या दिया था? भूमध्य सागर का विस्तृत विवरण दिया था और विश्व के तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था। तटीय क्षेत्र मतलब जो कोस्टल एरिया होता है, समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होते हैं, उसका उन्होंने सर्वेक्षण दिया था। आगे बढ़े, चलिए। यहीं पर ये बातें हैं, सारी बातें, कि भूगोल के पिता हिकेटियस को कहा जाता है। कारण क्या है कि उन्होंने अपनी पुस्तक जस पीरियड्स में पृथ्वी का पहला व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया था। एग्जाम्पल के लिए भूमध्य सागर का विस्तृत विवरण था और विश्व का तटीय सर्वेक्षण था। इससे भूगोल को के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान मिला और इसी वजह से हिकेटियस साहब को भूगोल का पिता या फिर फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या तो भूगोल का पिता या फिर फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि ये सब तो ठीक है, तो लेकिन आपने कहा था कि सर हम तो विस्तार ये सब भी बताएंगे, प्रकार वगैरह भी बताएंगे, वो तो आप बताए नहीं, है ना? ये सब तो ठीक है। आप पूछेंगे सर आप तो प्रकार बताए थे, वो तो बताए नहीं, तो प्रकार ही बताएंगे, पैसेंस बना करके रखिए। तो भूगोल की परिभाषा भी मैंने आपको भी बताई थी, फिर से देख लीजिए। भूगोल पृथ्वी और उसके लोगों का अध्ययन है, मानव के निवास के रूप में, है ना, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन या फिर पृथ्वी और उसके लोगों का अध्ययन। और सिंपल सी बात करें तो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी के स्वरूप तथा उससे संबंधित प्राकृतिक संसाधन, पृथ्वी का प्राकृतिक संसाधन क्या क्या हो जाएगा? नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। जमीन के नीचे क्या है? कोयला है, लोहा अयस्क है ना, ये सब भूकंप वगैरह हो गया, ज्वालामुखी हो गया। हालांकि प्राकृतिक संसाधन है, ये एक घटना है, लेकिन बाकी का मैदान, पर्वत, पठार, नदी, ये सब प्राकृतिक संसाधन, समंदर है, मिट्टी है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है, हवा है, प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका अध्ययन किया जाता है। वायुमंडल का अध्ययन किया, स्थल मंडल, जल मंडल का अध्ययन किया जाता है और मानव के साथ उनके क्या संबंध है, इस सब का अध्ययन किया जाता है। किसमें? भूगोल में। इसलिए भूगोल के दो अलग अलग पार्ट है, एक तो भौतिक भूगोल है और दूसरा मानव भूगोल है ना? कौन कौन सा है? एक तो भौतिक भूगोल है और दूसरा मानव भूगोल है। जस्ट वेट, हाँ, एक कौन सा है? भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल है। भौतिक भूगोल किसको कहते हैं? सिंपल सी बात है, पृथ्वी है ना, पृथ्वी की जो विशेषताएं, जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन है, पृथ्वी की भू आकृति है, नदी है ना, पहाड़ है, समंदर है, पर्वत है, मैदान है, इस सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है या किसमें किया जाता है? भौतिक भूगोल में। इसके अलावा ज्वालामुखी, भूकंप, है ना, बाढ़ वगैरह का, सूखा का, ऋतु परिवर्तन, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इस सब का अध्ययन किया जाता है किसमें? भौतिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। वहीं मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव भूगोल में पृथ्वी पर जो लोग रह रहे हैं, यानी हम और आप रह रहे हैं। हम और आप कहाँ रह रहे हैं? पृथ्वी पर रह रहे हैं, है ना। हम समाजों में रहते हैं, हम कुछ गतिविधियां करते हैं, कहीं जाते आते हैं, खाते हैं, सड़कें बनाते हैं, घर बनाते हैं, मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं। ये हमारी क्या है? गतिविधियां हैं। और पर्यावरण के साथ उनके क्या संबंध है? हमारी गतिविधियों का संबंध पर्यावरण के साथ क्या है? इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में। ये आप पढ़ेंगे, ये जो है आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 12th में। अगले साल आप जब क्लास 12th में जाएंगे, और ये कहाँ पढ़ेंगे आप? ये जो पढ़ेंगे या क्लास 11th में, जिसकी क्लास जो है अभी हम लोग कर रहे हैं, जिसकी क्लास आप लोग अभी कर रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें, सबसे पहले ये जो है, ये आपको दिख रहा होगा, सर ये क्या है? ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा। आप कहोगे सर ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा। तो ये हम आपको समझाएंगे कब? जब मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा आपको, है ना। थोड़ा सा क्या बता दूंगा? बेसिक बता दूंगा, तब मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब बेसिक में क्या क्या मैं आपको बताऊंगा, तो जैसे कि मैंने कहा, मैं ग्लोब आपको समझाने वाला हूँ। आप देख रहे हो कैसा है? यह चपटा है, वर्गाकार है, आयताकार है या गोल है? कैसा है? यह गोल है। कैसा है? यह बिल्कुल गोल है ना। तो एक क्या करते हैं, गोला बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक गोला बना लेते हैं ना। चलिए,
जस्ट वेट बच्चों, ठीक है। चलिए एक गोला बना लेते हैं। एक क्या बना लिया, गोला। और ये गोला नहीं, इसको क्या बोलेंगे, ग्लोब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लोब बोलेंगे। अब ग्लोब में आप क्या क्या देखते हैं, ग्लोब में क्या क्या है। सबसे पहला तो एक उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। क्या कहते हैं इसको, क्योंकि उत्तर में ऊपर की तरफ है इसलिए क्या होगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। और यह नीचे की तरफ है ना, तो यह क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव कहेंगे इसको। अब पृथ्वी पर कोई लाइन है नहीं पहले से मौजूद, लेकिन भूगोलवेताओं ने, वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने क्या किया कि अध्ययन को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए कई काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पर खींच दी, है ना। उन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है ना। ये वाली जितनी रेखाएं होंगी आपको, ये वाली, ये सभी क्या कहलाएंगी, अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, ये सभी कहलाएंगी अक्षांश रेखा। इसका मतलब है कि यह भी क्या है, एक अक्षांश रेखा है, लेकिन इसका कुछ नाम है। इसको क्या कह देते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये सब कहते हैं इसको। अब भूमध्य रेखा का मतलब हुआ जैसे, क्योंकि यह भूमि के बीचों बीच है, मध्य है, इसका मतलब है कि अगर यह बीच से खींची गई है तो इसका आधा ऊपर का भाग होगा और आधा क्या होगा, नीचे का भाग होगा। तो आधे ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध। और आधे नीचे को भाग को क्या कहते हैं, चूंकि भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिण की तरफ हम आ रहे हैं इसलिए इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तर की तरफ जा रहे हैं इसलिए आधे भाग को क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे आधे भाग को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे हम यहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उत्तरी गोलार्ध हो गया और दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब सिर्फ एक ही रेखाएं नहीं है, यहां मैंने क्या बताया कि बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारी रेखाएं। इन रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। यह एक काल्पनिक रेखा है, ऐसा कोई रेखा खींचा हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह बस एक काल्पनिक रेखा है। और यहाँ पर और भी कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। कौन कौन सी रेखाएं देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी रेखाएं महत्वपूर्ण, चलिए, है ना। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने यहाँ क्या देखा था। ये क्या है, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यही है ना, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब इसके जस्ट ऊपर हम जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक रेखा है, यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा है जिसको क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री, जिसका डायमेंशन कितना है, माना कितना, 23.5 डिग्री। और इसको कहा जाता है कर्क रेखा। इसको क्या कहा जाता है, कर्क रेखा, ठीक है। और ये तो हो ही जाएगा हमारा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। क्या होगा यहां पर, दक्षिणी ध्रुव होगा। अब भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। भूमध्य रेखा से उत्तर में 66.5 डिग्री पर भी एक रेखा, महत्वपूर्ण रेखा अवस्थित है, जिसको क्या कहते हैं, 66.5 डिग्री, जो कि उत्तर में है। भूमध्य रेखा के उत्तर में ये रेखा है, इसलिए इसको 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाएगा। अब आ जाते हैं भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण की तरफ। कहाँ आते हैं हम, नीचे दक्षिण की तरफ। ये भूमध्य रेखा है यहाँ पर 0 डिग्री। अब दक्षिण की तरफ नीचे आएंगे तो एक रेखा यहाँ पर है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 23.5 डिग्री मकर रेखा। क्या कहेंगे, 23.5 डिग्री मकर रेखा कहेंगे। फिर भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ, या यूं कहें मकर रेखा से और नीचे की तरफ आएंगे तो एक और रेखा यहाँ पर है, मेजर रेखा, महत्वपूर्ण रेखा, जिसको कहते हैं 66.5 डिग्री, जो कि दक्षिण में है,
भूमध्य रेखा के दक्षिण में, इसलिए इसको कहेंगे दक्षिणी ध्रुव वृत्त। क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है आप सभी को? चलिए बिल्कुल, मकर रेखा कर। अक्षांश रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कुल अक्षांश रेखाओं, अगर आप चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं, लीजिए। कुल अक्षांश रेखाओं, कुल अक्षांश रेखा कितनी होती है? यह कितनी है पता है? भूमध्य रेखा के उत्तर में 90, भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तर की तरफ टोटल 90 है, और भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिण की तरफ टोटल 90 है। तो ऊपर 90 हो गया, है ना? कितना हो गया? ऊपर 90 भूमध्य रेखा से, प्लस भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण की तरफ 90, और प्लस एक भूमध्य रेखा, टोटल कितना हो गया? 181। यानी कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 181 हो गई। ये बात ध्यान रखना है। इतना तक क्लियर है? इतना तक क्लियर है ना? भूमध्य रेखा अपने ग्लोब देख लिया, उत्तरी ध्रुव देखा, दक्षिणी ध्रुव देख लिया, भूमध्य रेखा देख लिया, 23.5 डिग्री कर्क रेखा देखा, 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त देखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त आपने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और ग्लोब हम लेंगे आपको, एक और पेज लेते हैं, एक चीज और आपको समझाएंगे, तब जाकर के आपका कंसेप्ट हो सकता है क्लियर हो जाए, है ना? चलिए, आपने क्या देखा अभी तक? आपने अभी तक क्या देखा? अक्षांश रेखाएं। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। किसकी बात करते हैं? देशांतर रेखाओं की। यह है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और ये है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो इसके पास भी बहुत सारी रेखाएं होती है इसके पैरेलल में। इसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। इन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। तो सबसे पहले यहां पर क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव, और इसके जस्ट नीचे दक्षिणी ध्रुव। क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है। अब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी पर खींची नहीं गई, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। इसका क्या नाम है? इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर या प्रधान यामयोत्तर या प्रधान यामयोत्तर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। यह कौन सी? देशांतर रेखा, जिसको 0 डिग्री देशांतर या प्रधान यामयोत्तर रेखा कहा जाता है। अब देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है अगर यह पूछेगा, तो देशांतर रेखाओं की इसके इस साइड, यानी कि मैं बात करूं ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसके दाहिने साइड, या मैं बात करूं पूरब की साइड, है ना, क्योंकि उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। पूरब के साइड 179 रेखा है, पश्चिम के साइड 179 रेखा है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या देख लीजिए। क्या देख लीजिए? देशांतर रेखाओं की संख्या, है ना। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 179 पूरब साइड वाला, 179 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम साइड, प्लस एक ये मेन देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा एक। देख लीजिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ कहूँ कि यह क्या है, यह चलिए थोड़ा देख ही लेते कहाँ पर है ना, मिल जाएगा। जस्ट वेट, इधर, हाँ ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये क्या है? एक रेखा है, ये एक रेखा है। ये 0 डिग्री देशांतर हमने माना। इसके उस साइड 179 179 और इसके इस साइड यानी पश्चिम की तरफ 179 179। एक तो ये रेखा है, इसके जस्ट अपोजिट भी तो एक होगा। अगर मैं इसको घुमाऊं तो इसके अपोजिट भी तो एक होगा, तो प्लस एक और हो जाएगा, प्लस एक और हो जाएगा। अब टोटल को अगर ऐड करेंगे, है ना, टोटल को ऐड करेंगे
तो 360 होता है। कितना हुआ? 360। यानी कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 और अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 181 हो जाएगा। पढ़ा दिए हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बहुत सारे बच्चों को सुनाई नहीं दिया, आवाज़ क्लियर नहीं था, वीडियो क्लियर नहीं था, क्वालिटी क्लियर नहीं थी, बहुत कंप्लेन आ रहा था, तो फिर मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लिया। तो अब आपको समझ में आ गया है ना? अब आपको समझ में आ गया। अब तो पूरा पश्चिम आपने देख लिया। ये मैं मिटा देता हूँ, ये पार्ट मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लिख दिया है मैंने। अब देखिए, चूंकि ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव के इस साइड वाला जो डिस्टेंस है, ये देखिए, ये क्या है? नॉर्थ है, यह साउथ है, यह ईस्ट है और वेस्ट है ना? तो उत्तरी ध्रुव के दाहिनी साइड, पूरब की साइड जो आधा भाग हो, उसको क्या कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध। और आधे भाग के बाएं साइड वाले भाग को, यानी कि पश्चिम साइड वाले भाग को क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आपने पूर्वी गोलार्ध समझ लिया, पश्चिमी गोलार्ध समझ लिया, उत्तरी गोलार्ध समझ लिया और दक्षिणी गोलार्ध समझ लिया। तो चलिए एक और सादा पेज लेते हैं यहां से, फिर हम आपको सारा को समझाएंगे। क्लियर है यहां तक? बढ़ जाए आगे। चलिए बच्चों, है कि नहीं? आइए एक और लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं, हमने क्या लिया? दो ग्लोब ले लिया, वृत्त लिया, लेकिन ग्लोब समझिए उसको, है ना? यहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे? यहां पर करेंगे, ये हमारा क्या हो गया? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में क्या है? उत्तरी गोलार्ध है। क्या है उत्तर में? उत्तरी गोलार्ध है। और दक्षिण में क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिण में क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। इसके पूरब में क्या है? पूर्वी गोलार्ध है। इसके पूरब में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में इसके पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिम में क्या हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। अब एक बड़ा सा प्यारा सा वृत्त लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं एक चीज। यहां पे हमने क्या किया? यह हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव, यह हमारा क्या है? उत्तरी ध्रुव है। और यहां पर हमारा क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। क्या है हमारा? दक्षिणी ध्रुव है। यहां पर क्या है? दक्षिणी ध्रुव है और ऊपर क्या है? उत्तरी ध्रुव है। हमने क्या किया? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक सीधी काल्पनिक रेखा खींची, ठीक, और हमने पृथ्वी के बीचों बीच एक और काल्पनिक रेखा खींची। खींची ना? हमने खींच दी। अब ये हमारे पास क्या हो गया? ग्लोब हो गया। अब हमें ये देखना, ये बताना है कि ये क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा और यह वेस्ट हो जाएगा। अब हमें यह बताना है कि यहाँ पर भारत कहाँ पर स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है? तो भारत जो देश है ना हमारा, भारत जो देश है हमारा, है ना, ऐसे करके अगर मैं सिंपल सा बना दूं, ठीक है, तो भारत जो हमारा देश है यह कहाँ स्थित हो गया? अब देखिए, ये जो रेखा है, ये कौन सी? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा किधर है? उत्तर है कि दक्षिण है? उत्तर में है। भूमध्य रेखा किधर है? उत्तर में है।
ठीक है। और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये वाली रेखा, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा इसके किधर है, पूरब में है। तो भारत ग्लोब में कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है भारत। भारत कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इसके अलावा आई होप सो यहाँ तक बिल्कुल ये क्लास रेगुलर होगा, आप लोग रेगुलर जुड़िएगा। बिल्कुल उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो गया। चलिए, अब भारत आपने देख लिया कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, तो एशिया में भारत कहाँ है। आप जानते हैं ना, दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, कितने महादेश हैं, 7 महादेश हैं। भारत किस महादेश में है, एशिया में है। तो एशिया में भारत कहाँ है, तो एशिया में जो भारत होगा दक्षिण एशिया में। कहाँ पर है अवस्थिति, अगर भारत की अवस्थिति की बात करें, अब अगर हम भारत की अवस्थिति की बात करें, अवस्थिति की बात करें, ठीक है, तो यह कहाँ हो गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध। दूसरी अवस्थिति क्या हो जाएगी, एशिया में। कहां पर, दक्षिण एशिया। कहां पर हो जाएगा, दक्षिण एशिया हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर थोड़ा इसका है ना, तो लीजिए मैप देख लीजिए यहां पर थोड़ा सा। यही सारी चीजें मैंने आपको समझाई है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, कर्क रेखा है ना, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मकर रेखा होगा, पता नहीं कौन से लैंग्वेज में लिखा गया, छोड़िए। आइए, मैं आपको दिखा रहा था कि भारत जो है एशिया में कहाँ है ना, ये मैप है, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। अब ये छोटा सा जो ये दिख रहा है ना, ये वाला टेल, आपको पूछ में कह सकता हूँ इसको, ये जो दिख रहा है ये हमारा प्यारा भारत है, क्या ना, प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है। और ये कहाँ पर है, दक्षिण एशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दक्षिण एशिया में। अगर आप एक पेज और निकाल करके लाएं तो ये एशिया का मैप है, एशिया का मैप है। और यहाँ पे रहा हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर क्या है, हमारा प्यारा भारत है। बांग्लादेश को भी मिला ले क्या, छोड़ देते हैं, छोड़िए, रोने लगेगा फिर, कहेगा जबरदस्ती कब्जा कर लिया। तो ये हमारा क्या, प्यारा भारत है। तो भारत की स्थिति आपको पता चल गई। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो आपने 23.5 डिग्री, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो 23.5 डिग्री आपने देखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इस सब का यूज क्या है, काम क्या है। तो एक मैप ले लेते हैं, उसके बाद आपको मैं समझा देता हूँ। एक ब्लैंक पेज में लेता हूँ, है ना, आइए, चलिए, ले लिया ब्लैंक पेज, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए भारत की स्थिति, भारत जो है ना, भारत जो है ना, भारत की जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है, उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा उत्तर, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस तरफ क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा यानी कि पूरब हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा यानी कि पश्चिम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। तो भारत की जो स्थिति है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये 8 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ है। 8 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री, दोनों उत्तर की तरफ होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 8 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ, 6 मिनट उत्तर की तरफ होगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। और यहाँ पर 8 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, 8-4 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8, ये दिख रहा है ना प्रॉपर आपको, 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा, है ना, मिनट का सिंबल है। नॉर्थ से लेकर के यहाँ पर भी नॉर्थ ही होगा। और ईस्ट में जो शुरू होता है, यहाँ पर इसका मान है 67 डिग्री, 67 डिग्री, ठीक है, 68 होगा, 1 मिनट, जस्ट वेट। इसका जो मान है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। अब आपको बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है यहाँ पर, जो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है।
जो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। आप कहोगे सर आपने बताया ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट है, और आप मुझे क्या बता रहे हो कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर यानी कि पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की तरफ है। ये कैसे पॉसिबल है? तो अब थोड़ा सा मैप देखिए, अब ग्लोब देखिए जो मैंने आपको बताया है ना, जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको इसमें क्या बताया, मैंने आपको इसमें क्या बताया है कि भारत किस गोलार्ध में हो गया, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। तो यहां पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जो कि नॉर्थ में है, और यहां पर क्या हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर है? चूंकि ये पूरब में है, चूंकि ये पूरब में है तो यह जो हो जाएगा 37, यह जो हो जाएगा 37 डिग्री 38 डिग्री 7 मिनट पूरब यानी कि ईस्ट से लेकर के, और यहां पर क्या हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यानी कि पूरब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए हम उत्तर और पूरब ही लिखेंगे, ना कि पश्चिम और दक्षिण लिखेंगे। ये वाला याद नहीं होता है, कोई बात नहीं, आप बार बार पढ़ोगे, बार बार देखोगे, याद हो जाएगा, बार बार पढ़ोगे, बार बार देखोगे, याद हो जाएगा। बढ़े आगे, आगे बढ़ जाए। अब आ जाते हैं अपने मैप पे, जहां मैं आपको बता रहा था, मैं कहाँ बता रहा था आपको, यहाँ बता रहा था, है ना, यही बता रहा था। अब आप कहोगे सर आपने ये तो बता दिया, मुझे ये बताओ ये उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा कोई जगह वगैरह है यहाँ पर कि नहीं है, या ऐसे ही आपने बता दिया? तो जगह है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जगह है। तो सबसे नीचे जो आप देखेंगे, सबसे नीचे जो आप देखेंगे यहाँ पर, चूंकि सबसे नीचे पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट भले ही हो, ठीक है, लेकिन सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है यह यहाँ पर एक द्वीप है हमारा, जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप। क्या नाम है जिसका? अंडमान निकोबार। आप सभी जानते हैं इसके बारे में, अंडमान निकोबार द्वीप। तो इसका जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना, इसका जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, यह जो हो जाएगा कितना, यह 6 डिग्री 45 मिनट, क्या हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, 6 डिग्री 45 मिनट। मुख्य भूमि की मैं बात कर रहा था यहाँ पर, अभी तक मैं मुख्य भूमि की बात कर रहा है, क्योंकि अंडमान निकोबार कहाँ है, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, तो यह भी तो भारत का ही पार्ट है, और भारत का पार्ट है तो इसका जो डायमेंशन कह सकते हैं, ग्लोब पर इसकी जो स्थिति है नॉर्थ पे है ना, इसकी सीमाएं लगती है। तो अब आप कहोगे कि सर अंडमान निकोबार जो द्वीप है ना, सबसे लास्ट पॉइंट यही बताया, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका? इसका जो नाम हो जाएगा, मैं कहाँ लिख दूँ, ऊपर लिख दूँ, इसका जो नाम हो जाएगा वह इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट होगा, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अब कहोगे सर सबसे ऊपर वाला, तो सबसे ऊपर वाले का जो नाम होगा, सबसे ऊपर वाले का जो नाम होगा, इसका नाम होगा इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, या कहीं कहीं कॉल लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंदिरा कॉल या इंदिरा कॉल, ठीक, जो कहाँ है, J&K जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे उत्तर आपने देख लिया, सबसे दक्षिण में आपने देख लिया, इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान निकोबार में, है ना। अब सबसे पूरब वाला जो पार्ट है यह कहाँ पर है, तो सबसे पूरब वाला जो पार्ट है यहाँ पर किबीथू कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? किबीथू एक जगह है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है की पूर्वी सीमा है, और सबसे पश्चिमी सीमा जो है ये है गौर में। कहाँ पर है? गौर एक जगह है जो कहाँ पर है, गुजरात में। गौर कहाँ है? गुजरात में है। तो सबसे दक्षिण की सीमाएं, मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, और सबसे ऊपर वाला भाग 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर हो जाएगा। सबसे पूरब वाला भाग 97 डिग्री, यहाँ से पश्चिम वाला भाग 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब की तरफ हो जाएगा। जगह का अगर नाम बताए, क्योंकि यहाँ मुख्य भूमि की बात करें, लेकिन मुख्य भूमि के अलावा भी भारत की भूमि है जो समंदर में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, वो कौन सा, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार का सबसे अंतिम बिंदु जो है यह ग्लोब पर 6 डिग्री 45 मिनट पर लोकेटेड है। और अंडमान निकोबार चूँकि सबसे जो अंतिम दक्षिण बिंदु है भारत का अंडमान निकोबार में, उसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट नाम है।
सबसे ऊपर वाली बिंदु जो जम्मू कश्मीर में, उसका नाम इंदिरा कोल या इंदिरा कॉल है। सबसे पश्चिम वाली जो बिंदु है गुजरात के गौर में है, और सबसे पूर्व वाली जो बिंदु है किबीथू अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? चलिए, आई होप सो क्लियर होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। क्या इतना ही है या और कुछ? नहीं, इसके अलावा भी है। इसके अलावा भी आपने कर्क रेखा मकर रेखा नहीं सुना हमसे, मेरे मुंह से सुना है ना? तो सुना है तो देख लीजिए, सुना है तो देख लीजिए। अब आपको पता होना चाहिए जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा वह भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। कहिएगा सर कितने बीच से गुजरती है? एक सवाल ये भी आएगा, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है ना? कैसे कोई फर्क पड़ता है? ये बताइए कि कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ये क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। ये क्या है? साउथ है। ये क्या है? ईस्ट है। और ये क्या है? वेस्ट है। तो कर्क रेखा जो गुजरती है ना, यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये क्या है? कर्क रेखा है। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री डायमेंशन इसका ग्लोब पे कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कहिएगा सर नाम कैसे याद रखेंगे? तो कर्क रेखा के बारे में 2-3 फैक्ट पहले याद रखिए। सबसे पहले भारत के बीचों बीच गुजरती है, तो लगभग भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है, लगभग ऐसा कहेंगे। जब बीचों बीच गुजरती है ना, तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन भी देखने को मिलता है। किस तरह की? इसके ऊपर की जो जलवायु होगी यह शीतोष्ण कटिबंधीय होगी। कौन सी होगी? शीतोष्ण कटिबंध। और नीचे की जो जलवायु होगी यह शीत कटिबंध होगी। 2 कटिबंधों में बेसिकली विभाजित करती है, एक तो शीतोष्ण कटिबंध और दूसरा शीत कटिबंध। अब कहिएगा सर ये क्या होता है और ये क्या होता है, दोनों समझाइए। तो शीतोष्ण कटिबंध में शीतोष्ण जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो आपका होगा शीत प्लस उष्ण। शीत का मतलब होता है ठंड और उष्ण का मतलब होता है गर्मी, यानी कि ठंडक और गर्मी दोनों महसूस होगी। और नीचे कर्क रेखा से जब नीचे दक्षिण की तरफ आएंगे तो यहाँ पर शीत कटिबंध है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ज़्यादातर ठंड लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी। ठंड बहुत ज़्यादा नहीं भी लगेगा तो गर्मी नहीं लगेगी, है ना? तो 2 बराबर कटिबंधों में विभाजित करती है, 2 बराबर जो 2 जलवायु में विभाजित करती है। भारत को लगभग आधा बांटती है। और यह कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों से। पूछेगा सर 8 राज्यों के नाम क्या क्या होंगे, है ना? 8 राज्यों के नाम क्या होंगे? तो उसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक मैं यहां पर लिख देता हूं। क्या ट्रिक है? मित्र पर गमछा, आपने नाम सुना होगा, मित्र पर गमछा झार। 8 राज्यों के नाम आ गए। हाँ, 8 राज्यों के नाम आ चुके हैं। कौन कौन से राज्य हैं? मित्र मतलब कि मिजोरम, मैं यहां पर लिख देता हूं। पहला क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? त्रा से त्रिपुरा हो जाएगा। पौ से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पौ से क्या होगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। रौ से हो जाएगा राजस्थान। रौ से क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अब 4 नाम इधर लिख देते हैं, 4 नाम। गौ से क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। गौ से क्या होगा? गुजरात हो जाएगा। मौ से क्या होगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। मौ से मध्य प्रदेश। इसके अलावा 6 से छत्तीसगढ़। 6 से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और लास्ट में जो 8 नंबर बचा है ना, लास्ट में 8 नंबर जो बचा वो झार यानी कि झारखंड। क्या हो जाएगा? झार यानी कि झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। ट्रिक याद रहेगा आपको, मित्र पर गमछा झार। क्या ट्रिक है? मित्र पर गमछा झार। महर्षि कार से मौ से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पौ से पश्चिम बंगाल, रौ से राजस्थान, गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छौ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड हो जाएगा। झार से क्या होगा? झारखंड हो जाएगा। बिल्कुल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। वेरी गुड, वेरी गुड है। ठीक है, चलिए। तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है।
भारत को लगभग 2 कटिबंधों में डिवाइडेड करती है ना, जलवायु 2 अलग अलग जलवायु में बांटती है। ऊपर की जो कर्क रेखा से ऊपर का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आता है, और नीचे का जो क्षेत्र है वह शीत कटिबंध के क्षेत्र में आता है। क्या इसके अलावा और कुछ भी होता है? जी बिल्कुल होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा भारत में बहने वाली माही नदी को 2 बार काटती है ना। ये कौन सी नदी है? ये जो नदी है यह माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी। तो पूछेगा कौन सी नदी है जिसको कर्क रेखा 2 बार काटती है, 2 बार विभाजित करती है, तो कौन सी नदी हो जाएगी? माही नदी हो जाएगी। कौन सी नदी होगी? माही नदी हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा मैप पर अब देख लीजिए, है ना। ये रहा थोड़ा सा मैप, है ना। अब देखिए टोटल कितने राज्यों से गुजरी? 8 राज्यों से। कहां से गुजरी है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक चीज और यहां से ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटा लंबाई, कर्क रेखा की लंबाई सबसे जो छोटी है ना, कर्क रेखा जो सबसे छोटी है ना, कर्क रेखा की लंबाई जो सबसे छोटी है ना, सबसे छोटी कर्क रेखा की जो लंबाई है वह कहां पर है? वह राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में है। ध्यान रखिएगा। तो पूछेगा सर सबसे बड़ी लंबाई, तो सबसे जो बड़ी हो जाएगी, सबसे ज्यादा लंबी जो है कर्क रेखा, वह जो है सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। कहां पर हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी कहां है? मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहां है? राजस्थान में। क्लियर है? इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, अच्छा वो उसमें है, क्या बोलते हैं वो, देशांतर, 0 डिग्री देशांतर के पैरेलल में 22.5 डिग्री देशांतर है, उसमें है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं और आपको बताता हूं। आपने कर्क रेखा देख लिया, आपने कर्क रेखा देखा ना, कहां से कहां तक गुजर रही है? कुल 8 राज्यों से गुजर रही है। कहां से कहां तक? कुल 8 राज्यों से लगभग कर्क रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा गुजर रही है। ये कौन सी रेखा है? यह जो है कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, है ना, उत्तर में कर्क रेखा। कर्क रेखा वैसे उत्तर में होती ही है। अब जो है इसके आसपास, है ना, इसके आसपास एक क्षेत्र जाता है। ये कौन सी रेखा है? ये जो है 82.5 डिग्री पूरब में, ईस्ट में देशांतर, याम्योत्तर रेखा है। 82.5 डिग्री ईस्ट पूरब में याम्योत्तर रेखा है, जो भारत का मानक समय तय करता है। जो क्या करता है? भारत का, या जिससे भारत का मानक समय तय होता है। और इसका जो मानक समय कहां पर डिनोटेड है? कहां पर? नैनी एक जगह है। कहां पर? नैनी एक जगह है। कहां पर? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में। इसके अलावा और कहां से गुजरती है? तो रांची से गुजरती है। कहां से? रांची से गुजरती है। अब रांची क्यों इंपॉर्टेंट है? रांची क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रांची जो है झारखंड की राजधानी है। एकमात्र राज्य जिसकी राजधानी से होकर के 82.5 डिग्री देशांतर रेखा या 82.5 डिग्री याम्योत्तर रेखा गुजरती है, वह राज्य की राजधानी कौन सी है? रांची हो जाएगी। तो आप ये भी कहोगे कि सर जैसे आपने बताया कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, तो उसी प्रकार 82.5 डिग्री याम्योत्तर रेखा जो है, जो भारत की प्रधान याम्योत्तर रेखा है, जिससे भारत का मानक समय तय होता है, वह कहां कहां से गुजरती है? वह किन किन राज्यों से गुजरती है? उसके लिए एक ट्रिक है। आंध्र प्रदेश में ऊपर छत पर ओला गिरा। क्या ट्रिक है? क्या ट्रिक है? आंध्र प्रदेश में ऊपर छत पर ओला गिरा। ये इसका ट्रिक है कि 82.5 डिग्री ये जो देशांतर रेखा है भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो किन किन राज्यों से गुजरती है अब देख लिया। आंध्र प्रदेश तो एक स्टेट हो ही गया,
आंध्र प्रदेश स्टेट तो हो ही गया ना। इसके बाद मौ से क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश, ऊपर से उत्तर प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और ओ से क्या हो जाएगा, ओला गिरा, ओ से उड़ीसा हो जाएगा। यानी कि कितना राज्य हुआ, टोटल 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, टोटल 5 राज्यों से। ये जो गुजरती है रेखा, यह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और उन 5 राज्यों के नाम कौन कौन से हो जाएंगे, पहला तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरा तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तीसरा हो जाएगा आपका उड़ीसा, चौथा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अच्छा आंध्र प्रदेश भी है ना, आंध्र प्रदेश, और एक और बच गया, पांचवा जो है आपका क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ये कुल 5 राज्यों से कौन सी रेखा गुजर रही है, 82.5 डिग्री ईस्ट याम्योत्तर रेखा, जिससे भारत का मानक समय तय होता है। अब ये तो भारत का मानक समय तय होता है, तो विश्व का मानक समय तय करने के लिए कोई रेखा है क्या, हाँ 0 डिग्री जो याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर रेखा है, उसी से कंपेरिजन करके भारत की ये मानक रेखा डिसाइड की गई है ना। क्योंकि अगर मैं एक चीज आपको बताऊं यहाँ पर ग्लोब लेकर के, कि मान लीजिए सामने से एक टॉर्च जल रहा है, टॉर्च क्या है, सूर्य है ना, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी प्रकाशित होती है। और पृथ्वी कैसे घूमती है, पूरब से पश्चिम की तरफ ऐसे घूमेगी, पूरब से पश्चिम की तरफ घूमेगी, ऐसे ही घूमेगी ना। तो जैसे सूर्य तो स्थिर है ना, सूर्य स्थिर है, आपका जो लेंस है, आप जो देख रहे हैं मान लीजिए वो सूर्य है, आप जिससे देख रहे हैं मान लीजिए वो सूर्य है, तो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। तो जहाँ पर रोशनी पड़ेगी वो दिन रहेगा, और पीछे का भाग क्या हो जाएगा, पीछे का भाग रात होगा। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्लोब की बात कर रहे हैं। अब मैं बात करूं यहाँ पर जो लंबी रेखा है वो कौन सी रेखा थी, देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा पर सूर्य की रोशनी तो बराबर पड़ेगी, इसलिए वहाँ पर एक दिन में 12 बजे समय सब जगह क्या होगा, समान ही होगा। लेकिन अक्षांश रेखा के संदर्भ में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अक्षांश रेखा ऐसे है ना, ऐसे खींची हुई है, ऐसे खींची हुई, इसलिए संभव नहीं है, क्योंकि रोशनी एक ही जगह पड़ रही है ना, रोशनी तो एक ही जगह पड़ रही है, इसलिए बैक का पीछे का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, अंधेरा में होगा। और इसीलिए सभी देशों ने मिलकर सहमति से एक अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा डिसाइड किया, जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। और समय की गड़बड़ी नहीं हो, इसलिए हर देश का अपना एक स्टैंडर्ड रेखा है। जैसे भारत का 82.5 डिग्री ईस्ट में याम्योत्तर रेखा है, जो भारत की प्रधान याम्योत्तर रेखा कहलाती है, जो कि ग्रीनविच रेखा से 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है उससे 5.5 घंटे आगे। अब 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है वह कहाँ पर है, यहाँ देख लीजिए, है ना, यहाँ आप देख सकते हैं। अब जो ये रेखा है ना, यहाँ 20 है, ये जो बीच में होगा, ये जो रेखा है ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है ना, जिसको प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। अब मैं आपको भारत के बारे में बता रहा हूँ, है ना। तो भारत से 82.5 डिग्री की बात करें तो ये क्या गया, 80 गया, ये क्या गया, 80 डिग्री गया, है ना, 80 डिग्री गया। तो 80 डिग्री से थोड़ा ही तो साइड बगल में होगा, थोड़ा बगल में ही तो होगा कौन सी रेखा, थोड़ी सी बगल में होगी कौन सी रेखा, 82.5 डिग्री, यहीं के आसपास होगा कहीं पर। ये रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट लिख लीजिए, या 82.5 डिग्री लिखिए, 82 डिग्री 30 मिनट लिख लीजिए, या फिर 82.5 डिग्री लिख लीजिए। अब पूरब में क्यों कह रहा हूँ, ईस्ट क्यों कह रहा हूँ, ईस्ट यानी कि पूरब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा इसके किस साइड में है, पूरब में है। किस साइड में है, पूरब में, इसलिए इसको क्या कहा गया है, ईस्ट कहा गया, पूरब कहा गया है। आगे बढ़े, चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब जो आपने ये जो रेखाएं देखी है किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, या देख लीजिए किससे गुजर रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से नैनी शहर है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, और आंध्र प्रदेश, यानी कि 5 राज्यों से होकर के ये जो भारत की प्रधान याम्योत्तर रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट पूरब, यह गुजरती है। और ध्यान रखिएगा यह जो है कितने घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। प्रधान याम्योत्तर से कितना आगे है, प्रधान याम्योत्तर रेखा या 0 डिग्री देशांतर, या 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटा
30 मिनट 5 घंटा 30 मिनट जो है यह क्या है, आगे है। यानी कि अगर भारत में सुबह के 5:30 बज रहे हों, भारत में सुबह के 5:30 बज रहे हों, तो लंदन में, चूंकि ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजर रही है, लंदन से गुजर रही है, इसलिए लंदन में रात के 12 बज रहे होंगे। रात के कितने बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे, इसलिए कितना आगे है, 5 घंटा आगे। समझ में आया, 5 घंटा आगे है। क्लियर है। चलिए अब देखिए, एक चीज जो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, एक चीज जो मैं आपको बता देता हूं। आप लोग इतना लड़ क्यों रहे हो, बातचीत क्यों कर रहे हो उतना? ठीक है ना। चलिए चलिए आइए, भारत के बारे में फिर से देख लीजिए। आपने चतुर्भुज जरूर पढ़ा होगा, चतुर्भुज पढ़ा है ना, 10th क्लास में चतुर्भुज पढ़ा है। तो अगर भारत के शीर्ष बिंदु को अगर आप मिलाएंगे तो एक आकृति हमें मिलेगी, किस तरह की, लगभग चतुर्भुजाकार, जिसको क्या कहते हैं, चतुष्कोणीय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, चतुष्कोणीय कहते हैं। लेकिन जैसे आप नीचे की तरफ देखोगे, अगर मैं दूसरा अगर होगा यहाँ पर, बिल्कुल, अगर नीचे की तरफ आप देखोगे तो यह जो है, यह कोस्टल एरिया, प्रादुपीय भाग, यह कैसा है, यह क्षेत्र, यह जो है त्रिभुजाकार है। यह कैसा है, यह त्रिभुजाकार है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। आपसे परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इस बात का क्या रखेंगे आप, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, पहले वाले लाइन से समझाता हूं, है ना। चलिए पहले वाले लाइन से, यहां से देखिए, मैंने क्या बताया कि यह 68.68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। यानी कि अगर मैं इसको मिलाऊं, है ना, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूं कि अगर मैं इसको मिलाऊं, तो ऐसे मिला सकता हूं, मैं आराम से मिला सकता हूं। तो इसका मतलब है कि टोटल दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, लगभग आप कहेंगे सर 30 डिग्री का। कितना का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस आप बताएंगे, 30 डिग्री का। वहीं मैं आपसे कहूंगा कि ये जो सुदूर उत्तरी बिंदु है और दक्षिणी बिंदु है, इसके बीच लगभग कितना का डिस्टेंस है, तो आप कहेंगे सर इसका भी लगभग क्या लग रहा है, 30 डिग्री का डिस्टेंस है। कितना डिग्री का डिस्टेंस है, 30 डिग्री का डिस्टेंस है ना। लगभग मोटा मोटी बात कर रहे हैं हम, लगभग में बात कर रहे हैं, तो 30 डिग्री का डिस्टेंस है। तो सर इससे फायदा क्या है, ये जानकारी क्यों चाहिए, जानकारी इसलिए चाहिए क्योंकि भारत के सुदूर पूर्व में और सुदूर पश्चिम के बीच में जो डिस्टेंस है वह 2 घंटे का है। कितने घंटे का, 2 घंटे का। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है। कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, कितना है यहाँ पर 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 30 हो जाएगा बराबर 120 मिनट। और 120 मिनट कितने के बराबर होता है, 120 मिनट 2 घंटे के बराबर होता है। ये सब आप जानते हैं। यानी कि असम के सिलचर में जब आप रहेंगे और कोई व्यक्ति गुजरात के पोरबंदर में है, तो दोनों के बीच कितने का अंतर होगा, 2 घंटे का अंतर होगा। अगर यहाँ पर सुबह के 6 बज रहे होंगे, है ना, सुबह के 6 बज रहे होंगे, यहाँ सुबह हो गई होगी, तो यहाँ सुबह होने में 2 घंटे और लगेंगे। यहाँ सुबह होने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। यानी कि इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 2 घंटे। आप पूछेगा सर ये वाला 30 डिग्री, तो ये वाला 30 डिग्री ये कौन सी रेखा, ये देशांतर रेखा है ना। और मैंने क्या बताया, जैसे आपका कैमरा सूर्य है, तो मैंने क्या बताया है कि जैसे ही वो पड़ेगा, सूर्य की किरण पड़ेगी, तो देशांतर रेखाओं पर जितना भी स्थान होगा सभी जगह समय समान होगा। अक्षांश रेखाओं पर समान नहीं होगा, लेकिन देशांतर रेखाओं पर समान होगा, है ना। और इसलिए देशांतर रेखाओं पर समान है, तो इसका कोई डिस्टेंस नहीं है। आप यहाँ महाराष्ट्र में भी उसी समय में रहेंगे जिस समय आप यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में रहेंगे, है ना, सेम है। क्लियर है यहाँ तक, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप इसको थोड़ा सा देख लें यहाँ पर आकर के, अब आपको ये मैप अच्छे से समझ में आएगा। 30 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कॉल, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर इंदिरा पॉइंट होगा 6 डिग्री के आसपास। अब देखिए यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट की B2,
और यहाँ पर गुहार या फिर गौरी कह सकते हैं, जो भी आपको कहना है कह सकते हैं। अब टोटल अगर डिस्टेंस की बात करें तो 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है पूर्व से पश्चिम की, उत्तर से दक्षिण की तरफ, और 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो इसके डायमेंशन की बात करते हैं ना, लेंथ की बात करते हैं, भारत की क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसकी बात करें? भारत के क्षेत्रफल की बात करें। चलिए मैं एक मिटा रहा हूँ आप यहाँ पे, ठीक है, मुझे पेज चाहिए और मैं एक क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ। चलिए ये मैं मिटा रहा हूँ। भारत के मैं डायमेंशन की, क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यहाँ सुदूर उत्तर से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितना डिस्टेंस है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो डिस्टेंस है यह 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहीं अगर बात करें गुजरात के पोरबंदर से लेकर के असम के सिलचर तक यह 2933 किलोमीटर, कितना है? 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अगर टोटल क्षेत्रफल आप निकालेंगे, भारत का टोटल क्षेत्रफल अगर बात करेंगे तो यह क्या है? 32,87,267 वर्ग किलोमीटर, 263 माफ कीजिएगा, 263 वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है? अब यह जो क्षेत्रफल है दुनिया के क्षेत्रफल का कितना है? तो दुनिया के क्षेत्रफल का यह 2.4% है। कितना है? 2.4%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश। तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर बाकी के जो 6 देश हैं वह कौन कौन से हैं जो भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में काफ़ी बड़े हैं? आपका सवाल यहाँ पर आ सकता है कि सर बाकी के जो 6 देश है वो कौन कौन से हैं। हालांकि जानना जरूरी नहीं है, किताब में नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। आप ट्रिक याद रखिएगा, मैं भी याद रखता हूँ, है ना। 2A 2C है ना, और B है ना, 2A 2C और RCB याद रखिएगा। RCB यानी कि RB। 2A का मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंदी में लिख दूं मैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। 2C का मतलब क्या समझे आप? 2C का मतलब होता है कनाडा और चीन। मैंने क्या बताया? और B बताया। R का मतलब हो जाएगा आपका रूस, और B का मतलब होगा ब्राजील। B का मतलब क्या होगा? ब्राजील। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये हो सकता है कि सर दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन था क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसके पास बहुत ज़्यादा भूमि है, जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है? तो पहले स्थान पर कौन सा हो जाएगा? जो सबसे ज़्यादा भूमि जिसके पास है वह हो जाएगा रूस। रूस जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले स्थान पर। रूस के पास सबसे ज़्यादा भूमि है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा। आई होप तो क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब जो है आपको भारत के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ जानना है ना। बहुत कुछ पढ़ना भी है और बहुत